राम राम मेरे भाइयों। तो ज्यामिति को आगे शुरू करेंगे, जहां से छोड़ी थी वहीं से उठाएंगे। हो जी, आपकी आर्मी क्लास है और मैं केवल जो क्लास कह रहा हूं, जैसे आर्मी क्लास है तो आर्मी के ही क्वेश्चन होंगे मेरे भाई। क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। 15 के 15 क्वेश्चन आपके आएंगे। लेवल बिल्कुल नहीं बढ़ाता, लेवल वही रखता हूं जो आपने पूछ दिया। चाहे दुनिया की कोई सी किताब में, वो आर्मी की किताब में वो क्वेश्चन हो या मत हो, तेरे एग्जाम में, तेरे बोर्ड पर है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, 8-9 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास। आर्मी क्या पूछती है, कहां से क्वेश्चन उठाती है, एक एक क्वेश्चन का नॉलेज है। जो क्वेश्चन मैं बोल पा रहा हूं उससे बाहर नहीं जाने दूंगा। 15 के 15 उसमें से आएंगे, चाहे आपके 20 पेपर हुई है या 25 हुई है, क्वेश्चन उनमें से ही आएंगे मेरे भाई। एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं पढ़ाऊं। ठीक है मेरे भाई, तो स्टार्ट करते हैं जहां से हमने छोड़ा था। देखिए, प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज की। अब आगे देखिए, अब पढ़ेंगे हम व्रत। व्रत क्या होता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। व्रत, चलिए, व्रत क्या होता है मेरे भाई। पहले तो परिभाषा सुन। एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ, ये तो होती है व्रत की परिधि, पैरामीटर। एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ, एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ, ये व्रत की परिधि होती है। और इस पूरी आकृति को व्रत कहते हैं मेरे भाई। परिधि में केवल ये रेखा शामिल है, और क्षेत्र पर व्रत में पूरा भीतर का मैटर, और ये परिधि, ये व्रत है। और ये केवल रेखा खींची आपके सामने, ये व्रत की परिधि है। और पूरी आकृति व्रत है, पूरी आकृति व्रत है। देखिए, एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का पथ, बिंदु पथ, जैसे ये बीच वाला केंद्र, ये स्थिर बिंदु, इससे समान दूरी पर, ये सपोज ये आपकी 9 मीटर है, तो ये वाली भी 9 मीटर होगी, ये 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 भी 9 मीटर होगी। यानी कि एक बिंदु से, स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त की परिधि कहलाती है। तो परिधि में मेरा केवल जो सफेद रेखा खींची है, सफेद रेखा है, ये केवल एक लाइन, केवल एक लाइन शामिल है। भीतर और लाइन, ये मिलाकर जो आकृति मेरे भाई, इसको कहते हैं व्रत। चलिए जी, आगे देखिए, कुछ परिभाषा है उनको जान लेते हैं। पहले तो त्रिज्या क्या होती है, सबसे पहली बात होती है त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होती है मेरे भाई, देखिए, व्रत के केंद्र से, व्रत के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा, व्रत के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। इस केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। ये सभी, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये सब के सब त्रिज्या है मेरे भाई। व्रत के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। व्रत के केंद्र से, ये सारी त्रिज्या मेरे भाई, व्रत के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। चलिए जी, एक व्रत में आप अनंत त्रिज्याएं खींच सकते हो, कितनी भी त्रिज्या खींचिए। ठीक है, एक जो रेखा होती है मेरे भाई, वो अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। और जो परिधि है, एक रेखा, ये वक्रनुमा रेखा, लेकिन है तो रेखा। इस रेखा पर कितने बिंदु, अनंत बिंदु है, तो आप अनंत बिंदुओं को मिला सकते हो, अनंत बिंदुओं को मिला सकते हो, अनंत बिंदुओं को मिला सकते हो। मतलब यहां से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। व्रत की परिधि पर, केंद्र से व्रत की परिधि को मिलाने वाली रेखा व्रत की त्रिज्या कहलाती है। एक व्रत में अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती है। जितने भी क्वेश्चन बोल रहा हूं मेरे भाई, कुछ कोई सा भी उठ सकता है एग्जाम में, कहीं से भी उठ सकता है। जो भी बोल रहा हूं मैं, जो बोल रहा हूं उनमें से व्रत के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। एक व्रत में अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती है। त्रिज्याओं की संख्या अनंत होती है। एक व्रत में त्रिज्याओं की संख्या, संख्या क्या होती है मेरे भाई, अनंत होती है। संख्या तो होती है अनंत जी। सभी त्रिज्याओं की लंबाई समान होती है। त्रिज्याओं की लंबाई, त्रिज्याओं की लंबाई समान होती है भाई। त्रिज्याओं की लंबाई ये होती है मेरे भाई, समान होती है। त्रिज्याओं की लंबाई समान होती है। कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती है, अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती है। एक व्रत में सभी त्रिज्याओं की लंबाई समान होती है। आगे देखिए, एक मैटर है जीवा। देखिए, जीवा क्या होती है, व्रत की परिधि पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाले का, व्रत की परिधि पर स्थित, सॉरी, व्रत की परिधि पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। कोई से भी दो बिंदु, इन दोनों को ले लीजिए, इन दोनों को ले लीजिए, नंबर 1 नंबर 2, इन दोनों को ले लीजिए। व्रत की परिधि पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। परिधि, परिधि यानी जो रेखा है वक्रनुमा, इसकी परिधि पर कोई से भी दो बिंदु, उनको मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है।
एक वृत्त के अंदर अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं। अनंत बिंदु तो अनंत बिंदु का मिला सकते हो। एक वृत्त के अंदर अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है जी। अब आपको जवाब देना पिछला। एक वृत्त में त्रिज्याओं की लंबाई समान होती है, समान होती है, समान होती है, लेकिन जीवाओं की लंबाई, मेरे भाई जीवाओं की लंबाई समान होती है, समान होती है, तो आंसर है समान भी होती है और असमान भी होती है। अब एक वृत्त में समान लंबाई की जीवा भी खींच सकते हो और असमान लंबाई की जीवा भी खींच सकते हो। ठीक है मेरे भाई, तो समान भी होती है और असमान भी होती है। त्रिज्याएं समान होंगी, त्रिज्या असमान नहीं हो सकती। वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाले का त्रिज्या कहलाती है। एक वृत्त में सभी त्रिज्याओं की लंबाई समान होती है। जीवाओं की लंबाई समान भी हो सकती है और असमान भी हो सकती है। कितनी खींच सकते हो, आपकी इच्छा है, कितनी भी खींचिए, अनंत खींचिए। बस परिधि पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलानी चाहिए, उनको क्या कहते हैं भाई, जीवा। एक वृत्त के अंदर अनंत जीवा, एक वृत्त के अंदर त्रिज्या अनंत, त्रिज्याओं की लंबाई समान, जीवाओं की लंबाई असमान। चलिए और देखिए, एक वृत्त में मेरे भाई, एक वृत्त में ये केंद्र है मेरे भाई, केंद्र। वृत्त में केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाओं की लंबाई समान होती है। एक वृत्त में केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाओं की लंबाई समान होती है। जैसे अगर ये जीवा, ऊपर वाली जीवा वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ऊपर वाली जीवा वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, और नीचे वाली जीवा वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो मतलब इन दोनों जीवाओं की लंबाई समान होती है। इन दोनों जीवाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। ठीक है जी। वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाओं की लंबाई समान होती है। वृत्त में समान जीवाएं भी खींच जा सकती हैं। जैसे जैसे आप वृत्त के केंद्र से दूरी बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप वृत्त के केंद्र से दूरी बढ़ाओगे, ठीक है, जीवाओं की लंबाई घटती हुई चली जाती है, घटती हुई चली जाती है। ये 5 सेंटीमीटर दूर है और ये मान के चल 10 सेंटीमीटर दूर है। ये वाली, ये अगर 10 सेंटीमीटर दूर है तो मेरे ऊपर वाली छोटी रहेगी, और एक और जीवा बनाते हैं, एक ऊपर, ये वाली जो जीवा वो वृत्त के केंद्र से, सपोज ये वाली जीवा वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूर है, तो जितनी दूर होगी त्रिज्या केंद्र से दूरी बढ़ाओगे जीवाओं की लंबाई कम हो जाएगी, केंद्र से दूरी कम करोगे जीवाओं की लंबाई बढ़ती हुई चली जाएगी। चित्र देख, मैंने कहा था ज्यामिति में चित्र जवाब देते हैं। सवाल आया परीक्षा में, वृत्त के केंद्र से दूरी बढ़ने पर जीवाओं की लंबाई घटती है, बढ़ती है, समान रहती है, कह नहीं सकते, निर्धारित नहीं कर सकते, चित्र बना और जवाब ले। बस ये पता होना चाहिए जीवा क्या होती है, व्रत क्या होता है, एक व्रत में जीवा की पोजीशन कहाँ होती है, व्रत में जीवा बनती कैसे, बस इतना पता हो। बाकी जैसे करा वैसे क्वेश्चन को हल कर। जैसे सवाल आया, मैंने बिल्कुल नहीं बताया आपको, सवाल आया व्रत के केंद्र से दूरी बढ़ने पर जीवाओं की लंबाई कम होती है, घटती है, बढ़ती है। देखिए, व्रत के केंद्र से दूरी बढ़ने पर जीवाओं की लंबाई, तो मेरे भाई ये व्रत का केंद्र है, यहां से आपको एक जीवा खींचनी है, दूरी है कुछ, बिल्कुल है, इस दूरी को बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, तो बता वृत्त के केंद्र से यहां से दूरी बढ़ने पर जीवाओं की लंबाई बढ़ने पर जीवाओं की लंबाई, आप ही बताओ, जीवाओं की लंबाई कम होती हुई जाएगी। जैसे वृत्त के केंद्र से दूरी कम होगी जीवाओं की लंबाई बढ़ती हुई चली जाएगी। दूरी समान है, जीवाओं की लंबाई समान है, दूरी समान है, जीवाओं की लंबाई अब दूरी ऊपर नहीं ऐसे भी हो सकती है। ये ले, ये मान के चल 5 सेंटीमीटर दूर है, और ये भी 5 सेंटीमीटर दूर है केंद्र से, ये भी 5 सेंटीमीटर पर है और ये भी 5 सेंटीमीटर पर है, तो भाई इन दोनों जीवाओं ये वाली और ये वाली, इन दोनों जीवाओं की लंबाई समान होगी। वृत्त के केंद्र से दूरी बढ़ने पर जीवाओं की लंबाई घटती है, कम होने पर बढ़ती है, समान दूरी पर स्थित जीवाओं की लंबाई समान होती है। चलिए और देखिए, वृत्त के केंद्र से दूरी बढ़ने पर मेरे भाई जीवाओं की लंबाई कम होती है, और जैसे जैसे आप केंद्र की तरफ जाओगे, केंद्र की तरफ जाओगे मेरे भाई जीवाओं की लंबाई बढ़ती हुई चली जाएगी। अगर मैं एक जीवा ऐसी बनाऊं जो केंद्र से ही निकले, मेरे भाई, तो वह जीवा सबसे बड़ी जीवा होगी। थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था केंद्र से दूरी कम होने पर जीवाओं की लंबाई बढ़ती है, क्यों ना उस केंद्र पर होकर ही निकाली जाए। केंद्र पर होकर निकालेंगे तो सबसे बड़ी जीवा होगी मेरे भाई, वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से गुजरती है मेरे भाई सबसे बड़ी जीवा होगी। फिर इस सबसे बड़ी जीवा को ही व्यास कहते हैं, तो व्यास एक जीवा है,
इस सबसे बड़ी जीवा को ही व्यास कहा जाता है मेरे भाई। वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से गुजरती है व्यास होती है। एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। ठीक है, सारी जीवाएं जो केंद्र से निकलेंगी मेरे भाई, सारी जीवाएं जो केंद्र से निकलेंगी सभी के सभी व्यास, ये भी व्यास है, ये भी व्यास है, ये भी व्यास आर पार, केंद्र से नहीं आर पार। जीवा क्या त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या होती है मेरे भाई, त्रिज्या होती है केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा। यानी कि एक वृत्त में, एक जीवा में, वह जीवा जो केंद्र से गुजरती है व्यास कहलाती है। तो एक व्यास में दो जीवाएं होती है, एक व्यास में दो जीवाएं होती है। कोई सा भी व्यास उठाइए आप, ये वाला एक जीवा तो एक टुकड़ा तो वो रहा ऊपर और एक टुकड़ा नीचे रहा। देखिए ये व्यास है, बिल्कुल व्यास है। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। तो ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, यानी दो त्रिज्या। तो व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है, या फिर ऐसे कह लीजिए त्रिज्या व्यास की आधी होती है। बता बड़ा, एक कोई बड़ा कन्फ्यूजन नहीं है, बड़ा व्यास होता है या त्रिज्या? बड़ा व्यास होता है या त्रिज्या? व्यास परिधि पर मिलता है, त्रिज्या केंद्र से परिधि को मिलाती है, तो व्यास बड़ा है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप आंसर दोगे। व्यास दुगुना होता है या त्रिज्या दुगुनी होती है? व्यास दुगुना बड़ा होगा, बड़ा होता है व्यास, तो व्यास दुगुना होता है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। एक वृत्त में आप कितने व्यास खींच सकते हो? अनंत खींच सकते हो। एक वृत्त में आप कितने व्यास खींच सकते हो? अनंत व्यास खींच सकते हो। सभी व्यासों की लंबाई समान होती है, सभी त्रिज्याओं की लंबाई समान होती है। एक वृत्त में त्रिज्या अनंत खींच सकते हैं, एक वृत्त में जीवा अनंत खींच सकते हैं, एक वृत्त में व्यास अनंत खींच सकते हैं। सभी वृत्त है, एक वृत्त की सभी त्रिज्याओं की लंबाई समान होती है, सभी व्यासों की लंबाई समान होती है, सभी जीवाओं की लंबाई समान भी होती है और असमान भी होती है। समान भी होती है मेरे भाई और असमान भी होती है। ठीक है, आगे देखिए, वृत्त पर एक छोटी सी प्रमेय और है, ये भी पढ़ेंगे। एक वृत्त में देखिए, एक वृत्त में एक जीवा द्वारा, एक वृत्त में एक जीवा द्वारा, ये जीवा बनेगी। एक वृत्त में एक जीवा द्वारा, एक वृत्त में एक जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण, एक वृत्त में एक जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का, परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। एक वृत्त में जीवा द्वारा, ये जीवा नाम दे देते हैं इसका, जीवा है मेरे भाई ए बी, जीवा है ए बी। एक वृत्त में जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। अगर परिधि वाला 20 डिग्री है मेरे भाई, ये हो जाएगा 40 डिग्री। परिधि वाला अगर 30 डिग्री है, ये हो जाएगा मेरे भाई 60 डिग्री। परिधि वाला अगर 40 डिग्री है, ये हो जाएगा 80 डिग्री। इतना बहुत है। आज भी पूछेगी तो बस इतना ही पूछेगी। एक वृत्त में एक जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का आधा होता है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो, परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। ठीक है जी, भूल भी जाते हो कौन सा दुगना कौन सा आधा, तो भाई आप कोण की परिभाषा को याद रखना। मैंने कहा था चित्र जवाब दे देंगे। कोण होता है दो रेखाओं का झुकाव, दो रेखाओं का झुकाव। इस झुकाव को ज्यादा बढ़ाओगे आप, कोण बढ़ेगा, झुकाव को कम करो कोण घटेगा। मतलब एक तरह का मुंह, इन दोनों रेखाओं का मुंह ज्यादा खुला है, इन दोनों का कम खुला है। चित्र देख कर बता, आप भूल गए प्रमेय, याद नहीं है। देखिए भाई, एग्जाम ने पूछा एक वृत्त में एक जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का डॉट 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 होगा, और आपको याद नहीं। तुम भाई आप एक जीवा बनाइए, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है आधा होता है। तुम भाई ये कोण मेरे भाई छोटा होगा, ये कोण बड़ा होगा। आप नहीं जानते, चित्र देख लीजिए। ये दोनों रेखाएं कम मुंह खोल रही हैं और इन दोनों रेखाओं का ज्यादा मुंह खुला हुआ है। उनका कम है, इनका ज्यादा है। तो मेरे भाई चित्र देख कर बता, वो कम है और ये ज्यादा है, वो कम है ये ज्यादा है। मतलब ये वाला दुगना वो वाला कन्फर्म। केंद्र वाला दुगना होगा और परिधि वाला आधा होगा। ठीक है, उल्टी एक और प्रमेय देखिए। प्रमेय क्या है? एक वृत्त में, यही प्रमेय दूसरी प्रमेय नहीं है, यही प्रमेय इसका दूसरा रूप है।
एक व्रत में एक जीवा, एक व्रत में एक जीवा द्वारा व्रत की परिधि पर बनाए गए, व्रत की परिधि पर एक जीवा द्वारा व्रत की परिधि पर बनाए गए सभी कोण समान होते हैं। सभी कोण समान होते हैं। आप कितने भी कोण बना लीजिए मेरे भाई, जीवा द्वारा, इस जीवा द्वारा एक कोण तो बनाई दे रहा, बना हुआ यहाँ, एक जीवा द्वारा व्रत की परिधि पर बनाए गए सभी कोण समान होते हैं। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तीनों समान होंगे। अगर इसका मान 30 डिग्री है तो इसका मान भी 30 डिग्री और इसका मान भी 30 डिग्री। और भी बना लीजिए आप एक व्रत में, व्रतखंड में एक तरफ, नीचे की तरफ नहीं, एक तरफ, एक जीवा द्वारा परिधि पर बनाए गए सभी कोण समान होते हैं। चलिए एक लास्ट प्रमेय और व्रत की, बस इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। और वो प्रमेय में भाई एक अर्ध व्रत में, पूरे व्रत में नहीं, अर्ध व्रत में, एक अर्ध व्रत में, एक अर्ध व्रत में व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण 90 डिग्री होता है। एक अर्ध व्रत में व्यास द्वारा, ये व्यास है, बिल्कुल व्यास है, ये व्यास, एक अर्ध व्रत में व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण 90 डिग्री होता है। ये देखिए, ठीक है, एक अर्ध वृत्त में परिधि पर बना कोण कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। मेरे भाई इसका मान जो आएगा वो कितना आएगा? 90 डिग्री। लेकिन अर्धवृत्त में, एक अर्धवृत्त में परिधि पर बना कोण 90 डिग्री होता है। आप चाहे कितने भी कोण बनाइए मेरे भाई, कितने भी कोण बनाइए, सारे के सारे 90 डिग्री बनेंगे, सारे के सारे 90। ये वाला भी 90 होगा, ये वाला भी 90 डिग्री होगा, ये वाला भी 90 डिग्री। एक व्यास द्वारा, ये व्यास है, नाम दे देते हैं ए भी, ए व्यास, यहां बनाएगा 90 डिग्री, यहां भी बनाएगा 90 डिग्री। एक अर्धवृत्त में व्यास द्वारा परिधि पर बनाए कोण 90 डिग्री होते हैं। चलिए और देखते हैं, चलिए अब पढ़ते हैं बहुभुज। लास्ट टॉपिक है ज्यामिति का बहुभुज। लास्ट यहां से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, बहुभुज से केवल 2 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, एक तो विकर्णों की संख्या, एक अंतःकोण और बहिष्कोण से। अंतःकोण बहिष्कोण से वो एक टॉपिक हो गया, विकर्णों की संख्या। विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला जो आपको याद करना होगा। विकर्ण होते क्या है, हमने थोड़ी देर पहले पढ़े थे। विकर्ण क्या होते हैं? आमने सामने वाले कोणों को मिलाने वाली रेखाएं मेरे भाई विकर्ण होती है। आमने सामने वाले कोणों को मिलाने वाली रेखाएं विकर्ण होती है। आपको बताना, बस चित्र देखकर बताना, आपको चतुर्भुज में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? अधिकतम तो 2। एक चतुर्भुज में अधिकतम कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? 2। पंचभुज बनाते हैं, एक पंचभुज में अधिकतम कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? देखिए षटभुज ले लेते हैं, एक षटभुज में अधिकतम संख्या, सूत्र में बनाकर दिखा रहा हूं मैं, तो थोड़ा नॉलेज दे रहा हूं विकर्ण होते क्या है, बाकी फॉर्मूला यूज करेंगे। एक षटभुज में आप अधिकतम कितने विकर्ण खींच सकते हो? तो देखिए, एक आमने सामने वाले कोणों को मिलाने वाली रेखा है, 1 2 3 4, नहीं मेरे भाई ये चौथा कोण नहीं है, चौथा विकर्ण नहीं है। आपने जब इस कोण को इस कोण से मिलाया मेरे भाई, तो वो भुजा ही है, विकर्ण नहीं है। आमने सामने वाले कोणों को मिलाने वाले का, इसको मिला, ये मिला, इनको मिला। अगर आप इस कोण से इस कोण को मिलाओगे, सामने तो है, सामने है, लेकिन जैसे आपने इस कोण को इस कोण से मिलाया मेरे भाई, जो रेखा मिली वो भुजा ही है, वो विकर्ण नहीं है। ठीक है जी, चलो ये तो 3 4 5 6 ये खींच जा चुका, 7 8 आपको नहीं खींचने, आपको फॉर्मूले से करना है। ठीक है, 8 और 1 ये 9। ठीक है, कितने हो जाएंगे? 9। 3 और 3 6 7 8 9, 9 विकर्ण। षटभुज में कितने विकर्ण? 9 विकर्ण। चतुर्भुज में 4 विकर्ण। समझ के क्या होते हैं? आमने सामने वाले कोणों को मिलाने वाली रेखाएं, आमने सामने वाले कोणों को मिलाने वाली रेखा। लेकिन मेरे भाई 10 भुज दे दे, 12 भुजाएं हो, 20 भुजाएं हो, तब क्या? तब फॉर्मूला काम लेंगे। फॉर्मूला क्या है? ये याद होना चाहिए। फॉर्मूला है मेरे भाई, फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 3/2। अगर आप भूलते हो फॉर्मूला, ये n वाले सूत्र आपने संख्या पद्धति में बहुत पढ़े हैं, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2/6, ऐसे n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6, n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2/6, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये उसमें संख्या पद्धति में बहुत पढ़े थे। अब आप कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज होता है स्टूडेंट, कम पढ़ेगा कंफ्यूज होगा। तो मेरे भाई कंफ्यूजन से आप बच सकते हो। आप एक त्रिभुज में हल्की सी हिंट चाहिए फॉर्मूले को याद रखने के लिए, वो मैं बता रहा हूं। एक त्रिभुज में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? तो मेरे भाई एक त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं खींचा जा सकता, एक त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं खींच सकते। जैसे आप इस कोण को अगले कोण से मिलाओगे, मैंने कहा था भुजा नहीं होनी चाहिए, और ये तो मेरे भाई भुजा है। इस कोण को अगले कोण से मिलाओगे, भुजा नहीं होनी चाहिए, और ये भुजा है। तो एक त्रिभुज में विकर्णों की संख्या 0 होती है। त्रिभुज में भुजाएं कितनी होती है? 3। अच्छा जी, फॉर्मूला है, तो चाहे त्रिभुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे षटभुज हो, सब जगह अप्लाई होगा।
फॉर्मूला अप्लाई होगा। आप इस n का मान कितना रखोगे कि 0 मिल जाए। n का मान रखेंगे 3, यानी कि 3 माइनस 3, -3 त्रिभुज से हिंट है, -3 त्रिभुज से हिंट है, माइनस त्रिभुज में भुजा कितने होते हैं 3, तो 3 में से 3 कर देंगे 0 आएगा। त्रिभुज में विकर्णों की संख्या 0 होती है। 0 कब आएगा? जब 3 माइनस 3 हो। तो -3 ऐसे याद रखोगे। आप कंफ्यूज हो गए -1 -2 या -3, कम याद करेगा, कंफ्यूज होगा, या तो बढ़िया याद कर या फिर कुछ उस फॉर्मूले की कुछ ऐसी हिंट बना जो आपको परीक्षा तक उस फॉर्मूले को याद करा सके, परीक्षा तक याद रहे। हिंट है n-3, और गड़बड़ आप यही करोगे, कोई करेगा n-1, कोई करेगा n+2, कोई करेगा n-2, कोई करेगा n+3, 3 - 3 तब जाकर 0 आता है। तो मिल गई हिंट, -3 आएगा। 3 त्रिभुज की वजह से, त्रिभुज में कितने होते हैं? 3 होते हैं, सॉरी, त्रिभुज में विकर्णों की संख्या 0 होती है। 0 कब आएगा? जब -3 करोगे या +3 करोगे। आप 3 में -3 करने पर 0 लाओगे या +3 करने पर 0 लाओगे, तो 3 में -3 कर मिल गई है, -3 है फॉर्मूले में। ठीक है, सवाल जैसे सवाल कर दिया, एक बहुभुज, सवाल लिख रहा हूं मैं, एक बहुभुज, एक बहुभुज जिसमें भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या 12 है, में विकर्णों की संख्या कितनी होगी? में विकर्णों की संख्या कितनी होगी? मेरे भाई फॉर्मूला है n × n-3/2। भुजाओं की संख्या कितनी है? 12 है, तो 12 × 12 - 3 यानी 9/2। 2 से कितनी बार? 6 बार, 6 नाम 54। आसान है, बस फॉर्मूला याद रहना चाहिए। आप करते हो, आराम से कर दोगे, फॉर्मूला याद होना चाहिए। इंपोर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं, इंपोर्टेंट है, बहुत पूछ जाते हैं। ठीक है, विकर्णों की संख्या बराबर n × n-3/2, फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलिए अगला पढ़ते हैं, अंतःकोण और बहिष्कोण। अंतःकोण और बहिष्कोण, मेरे भाई ये अंतःकोण और बहिष्कोण ऐसा नहीं है कि त्रिभुज में लगेंगे, चतुर्भुज में भी होते हैं, त्रिभुज में भी होते हैं, पंचभुज में भी होते हैं, षटभुज में भी होते हैं। अंतःकोण भीतर का कोण, बहिष्कोण बाहर का कोण। अंतःकोण भीतर का कोण और बहिष्कोण बाहर का कोण। अंतःकोण तो मेरे भाई भीतर का कोण होता है और बहिष्कोण होता है बाहर वाला कोण। देखिए, अंतःकोण तो भीतर वाला कोण होता है और बहिष्कोण होता है बाहर वाला कोण। चलिए, एक त्रिभुज का अंतःकोण कितना होता है ये हमने पढ़ा था। एक त्रिभुज का समबाहु का, विषम बाहु का नहीं। अगर विषम बाहु तो तीनों के तीनों कोण अलग अलग आएंगे, विषम बाहु का नहीं। चतुर्भुज होना चाहिए, चार भुजा बराबर। चतुर्भुज चल आयत का भी 90 डिग्री होता है, लेकिन समबाहुभुज होना चाहिए। समबाहुभुज सभी भुजाएं समान होनी चाहिए। ये आयत में लगता है कि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, लेकिन वर्ग होना चाहिए। ये षटभुज सम षटभुज होना चाहिए, तब जाकर आप एक बता सकते हो। ठीक है, त्रिभुज है सबके सब, अगर विषम बाहु त्रिभुज है सबके सब अलग आएंगे, और सबके सब अलग है तो अपने पास कोई फॉर्मूला नहीं है। समबाहुभुज होना चाहिए, समबाहु त्रिभुज, सम चतुर्भुज, सम पंचभुज, सम षटभुज, सम सप्तभुज, सम अष्टभुज, आयत को छोड़कर। ठीक है, आयत आप जानते हो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, आयत को छोड़कर सम षटभुज होना चाहिए, सम सप्तभुज होना चाहिए, सम अष्टभुज होना चाहिए, समबाहु त्रिभुज होना चाहिए, सम पंचभुज होना चाहिए। ठीक है, चलो अंतःकोण होता है भीतर का कोण। तो एक त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का भीतर वाला कोण कितना होता है? 60 डिग्री। तो बाहर वाला कोण कितना आएगा? 120 डिग्री। यानी कि अंतःकोण और बहिष्कोण लीनियर होते हैं, मतलब एक रेखा पर होते हैं मेरे भाई, एक रेखा पर होते हैं अंतःकोण और बहिष्कोण। अंतःकोण और बहिष्कोण का योगफल 180 डिग्री रहेगा। मैं आपसे कह दूं कि मेरे भाई एक बहुभुज है जिसका अंतःकोण 80 डिग्री, तो आप बहिष्कोण बता सकते हो 1 सेकंड में 100 डिग्री का होगा। इन दोनों, ये दोनों लीनियर होते हैं, मतलब एक रेखा पर होते हैं भाई। अगर एक का मान 50 डिग्री है तो दूसरा 130 होगा। अगर अंतः 130 है तो बहिष्कोण 50, अगर अंतःकोण 50 है तो बहिष्कोण 130 होना पड़ेगा, क्योंकि संरेखीय होते हैं, एक रेखा पर होते हैं मेरे भाई। चलिए जी, अगर मैं आपको बहिष्कोण बता दूं तो आप अंतःकोण बता सकते हो, अंतःकोण बता दे तो बहिष्कोण बता सकते हो। ठीक है, चलिए जी, बाकी फॉर्मूले भी होते हैं। ठीक है, फॉर्मूले होते हैं मेरे भैया।
बहिष्कोण का तो 1 सेकंड में आंसर दे सकते हो आप। बहिष्कोण का जितने भी बहुभुज होते हैं मेरे भाई, जितने भी बहुभुज होते हैं सबके बहिष्कोणों का योगफल, सबके, चाहे त्रिभुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे षटभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे दशभुज हो, चाहे अष्टभुज हो, सबके बहिष्कोणों का योगफल 360 डिग्री आएगा। बहिष्कोण का अंत नहीं, बहिष्कोण भार वालों का योगफल 360, भार वालों का योगफल 360, भीतर वाले नहीं, बाहर वाले, भार वालों का योगफल 360। अब मैं कह रहा यार एक सम अष्टभुज है, मतलब 8 भुजाएं समान है। अगर भुजा समान है तो कोण भी समान होंगे, अलग अलग होंगे तो कहां से निकालेंगे? भुजा समान है तो कोण भी समान होंगे। कह रहा है एक सम अष्टभुज का प्रत्येक बहिष्कोण ज्ञात करो मेरे भाई, सभी बहिष्कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। अष्टभुजा तो 8 भुजा होंगी, 8 ही कोण होंगे, एक निकालने के लिए 8 का भाग दे दीजिए। चलिए 32 8 का 32 8 पंजे 40 45 डिग्री होगा। अच्छा बहिष्कोण 45 डिग्री है, बहिष्कोण कितना है? 45 डिग्री है, तो अंतःकोण 180 में से माइनस कर दे। अगर बहिष्कोण 45 डिग्री है तो अंतःकोण 180 माइनस 45, 180 माइनस 45 यानी 135, मतलब अंतःकोण पता चल जाए तो बहिष्कोण बता सकते हैं, बहिष्कोण पता चल जाए तो अंतःकोण बता सकते हैं, नॉर्मल है। ठीक है, तो बात क्या है, प्रमेय क्या है? प्रमेय यह है मेरे भाई, एक बहुभुज एक बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योगफल, सभी बहिष्कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है मेरे भाई। एक बहिष्कोण निकालना है, एक बहिष्कोण निकालना 360 में n का भाग दे दीजिए। एक बहुभुज के, एक सम बहुभुज, यहां सम लगाना जरूरी मेरे भाई, सम है मतलब समान है तो ही आप बता सकते हो। एक सम बहुभुज, ऊपर तो 360 होगा चाहे सम हो चाहे मत हो, लेकिन आप एक निकालो तो सम होना जरूरी है, क्योंकि आप सबको अलग अलग कर दोगे तो आपके पास ऐसी कोई सूत्र नहीं है, मैथ नहीं है ऐसी जो आप सबको अलग अलग बता सकते हो। ठीक है, सब समान तो हम एक बता सकते हैं। एक सम बहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान, अच्छा सबका योग कितना होता है? 360 डिग्री, तो आप n का भाग दे दीजिए। अगर भुजा 8 है तो 8 का भाग दे दीजिए, भुजा 10 है तो 10 का भाग दे दीजिए, भुजा 6 तो 6 का भाग दे दीजिए, एक आएगा। सबका योग 360, एक चाहिए, जितनी भुजा उसका भाग दे दीजिए। 8 भुजाएं तो कोण भी 8 होंगे, 8 का भाग दे दीजिए। 10 भुजाएं तो कोण भी 10 होंगे, 10 का भाग दीजिए, एक आ जाएगा। अंतःकोण और बहिष्कोण 180 डिग्री के बनाते हैं टोटल, यानी लीनियर होते हैं, एक रेखा पर बनते हैं। अच्छा अगर आपको बहिष्कोण पता है तो आप अंतःकोण बता सकते हो। कैसे? अंतःकोण, एक अंतःकोण बराबर 180 माइनस बहिष्कोण, 180 माइनस बहिष्कोण, ये लीजिए अंतःकोण। मैंने कहा अंतःकोण 60 डिग्री तो बहिष्कोण 120 डिग्री, अंतःकोण 50 डिग्री तो बहिष्कोण 130 डिग्री, अंतःकोण 100 डिग्री तो बहिष्कोण 80 डिग्री। 180 में से माइनस करते हैं, कारण बहिष्कोण और अंतःकोण एक रेखा पर बनते हैं, बहिष्कोण और अंतःकोण एक रेखा पर बनते हैं मेरे भाई। चलिए जी, अच्छा फॉर्मूले भी है इनके, फॉर्मूले क्या देखना, फॉर्मूला है अंतःकोणों का योगफल, पहले योगफल करेंगे, अंतःकोणों का योगफल। यहां से कैसे निकालेंगे अंतःकोणों का योगफल? आप एक जानते हो 180 माइनस बहिष्कोण, एक निकाल दिया, 10 है तो 10 से गुणा कर दी, 10 आ जाएंगे। एक अंतःकोण, सपोज एक अंतःकोण 20 डिग्री का, एक अंतःकोण 20 डिग्री का और उसमें भुजाएं 35 है तो 35 से गुणा कर दिए, सब आ जाएंगे। एक अंतःकोण, सपोज एक अंतःकोण 90 डिग्री का, एक अंतःकोण कितने का है? 90 का, 4 उसमें भुजाएं तो 4 से गुणा कर दीजिए, सारे आ जाएंगे। एक अंतःकोण 60 डिग्री का है, अगर 3 उसमें भुजाएं, एक अंतःकोण 60 डिग्री का, अगर 3 टोटल कोण 3 से गुणा कर दीजिए, 3 आ जाएंगे। ये तो था बेसिक से, ठीक है जी, नॉलेज है आपका। बहिष्कोणों का योगफल 360 होता है। एक समबाहुभुज का एक बहिष्कोण निकालना, 360 में n का भाग दे दीजिए। अगर आप बहिष्कोण जानते हो आप अंतःकोण बता सकते हो। एक पता है आपको तो आप सारे बता सकते हो। अगर एक पता है 45 डिग्री का और भुजाओं की संख्या उसमें मान के चल 10 है, 8 है तो 8 से गुणा कर दीजिए, 10 है तो 10 से गुणा कर दीजिए, सब आ जाएंगे।
फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला क्या है मेरे भाई? अंतः कोणों का योगफल, अंतः कोणों का योगफल बराबर n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। कई कई किताब में आपने पढ़ा होगा n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। तो मेरे भाई इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है, बस वो थोड़ा सरल करके ये लिख दिया, मैं सरल करके लिखा, वो टफ है, ये सीधा है। ये n माइनस 2 इंटू 180 इसी से बना है। दो आपने कॉमन ले दिया, यहाँ बचेगा n और यहाँ बचेगा 2, 2 बाहर आएगा 180। तो वो थोड़ा बेकार है याद करने के लिए, ये अच्छा है n माइनस 2 इंटू 180। ये सबका है, सबका योगफल। एक चाहिए अंतः कोण, एक अंतः कोण, एक अंतः कोण, एक अंतः कोण। तो ये योगफल है, आप उसमें n का भाग दे दीजिए। ये तो टोटल है, ये तो मेरे भाई योग है। अगर भुजाओं की संख्या का भाग देंगे तो एक आ जाएगा। अब सवाल उठाते हैं, देखिए एक समबाहुभुज, सम अष्टभुज ले लेते, अष्टभुज हमने ले लिया, भुजा ज्यादा लेते। एक समबाहुभुज, एक समबाहुभुज, एक समबाहुभुज, एक समबाहुभुज जिसमें जिसमें भुजाओं की संख्या, जिसमें भुजाओं की संख्या 12 है। ठीक है, तो अब मैं कुछ भी पूछ सकता हूं, या तो पूछेगा बहिष्कोण, एक बहिष्कोण, या फिर पूछेगा एक अंतःकोण, या फिर आप पूछ सकते हो सभी अंतःकोणों का योगफल। अंतःकोणों का योगफल n माइनस 2 इंटू 180, n माइनस 2 इंटू 180। फॉर्मूला भूल जाते हो तो भी आप कर सकते हो। तो पहले तो मैं कर रहा हूं बिना फॉर्मूले के। भुजाओं की संख्या 12 है तो अंतःकोण ज्ञात करो, अंतःकोण एक निकालना है, अंतःकोण ज्ञात करो, अंतःकोण ज्ञात करो। ठीक है, पहले तो निकाल लेते हैं चल फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या है? अंतःकोण बराबर n माइनस 2 इंटू 180 बटे में n, n की वैल्यू 12 है, n क्या भुजाओं की संख्या, 12 माइनस 2 10, 10 इंटू 18 बटे में 12, बटे में क्या आएगा 12, 12 एकम 12 बचे 6, 12 पंजा 60। तो आपका एक अंतःकोण कितना आएगा मेरे भाई? 150। अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, पहले तो निकाल बहिष्कोण, फिर निकाल लेंगे अंतःकोण। बहिष्कोण कैसे निकाले मेरे भाई? सभी बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो एक बहिष्कोण, एक बहिष्कोण मेरे भाई, एक बहिष्कोण, सभी बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो एक बहिष्कोण, एक बहिष्कोण आएगा मेरे भाई 360 डिग्री बटे 12। सबका योग 360 होता है, भुजा 12 है तो 12 ही कोण होंगे। एक निकालना, 12 का भाग दे दीजिए 30 डिग्री। एक 30 डिग्री है तो एक बहिष्कोण 30 डिग्री है, तो एक अंतःकोण बता सकते हैं। अंतःकोण और बहिष्कोण एक रेखा पर होते हैं। तो अंतःकोण, अंतःकोण, अंतःकोण आएगा मेरे भाई 180 माइनस 30 डिग्री। कितना आएगा? 150। बस इतना याद रखना होगा। आप बहिष्कोणों का योगफल 360 होता है। एक बहिष्कोण 30, बहिष्कोणों का योगफल 360 होता है। आपको एक निकालना, जितनी भुजा उसका भाग दे दीजिए। 360 योग होता है, 12 भुजाएं तो 12 कोण होंगे, यानी 12 का भाग देंगे, एक बहिष्कोण आएगा 30 डिग्री। एक बहिष्कोण 30 डिग्री, आप अंतःकोण बता सकते हो। 180 में से 30 माइनस कर देंगे 150 डिग्री, 150 डिग्री का अंतःकोण आएगा। ठीक है, आपको सारे चाहिए, जैसे अपने वाले बहुभुज में 12 भुजाएं, आपको सारे चाहिए तो सारे अंतःकोणों का योगफल तो 150 इंटू 12, 12 पंजे 60, 12 एकम 12 है, ये आ जाएगा योगफल। हमसे ये पूछा गया एक अंतःकोण। अगर पूछता सभी अंतःकोण, सभी का योगफल, सभी अंतःकोणों का योगफल, सभी अंतःकोणों का योगफल, एक निकाल दिया आपने 150 तो फिर 12 से गुणा कर दीजिए, सभी आ जाएंगे। सभी याद ये रखना है, याद ये रखना है मेरे भाई, सभी बहिष्कोणों का योग 360 होता है। आप एक बता सकते हो, जितनी भुजा उसका भाग दे दिए, एक आ जाएगा। एक अंतःकोण पता है आपको, एक बहिष्कोण बता सकते हो, 180 माइनस कर देंगे। एक अंतःकोण पता है आपको, बहिष्कोण पता है तो अंतःकोण बता सकते हैं। एक अंतःकोण पता है, आप सारे बता सकते हो। एक 30 डिग्री का सारे 12 है तो 12 से गुणा कर देंगे, 20 है तो 20 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये वो सारे क्वेश्चन थे मेरे भाई ज्यामिति के, जो मैंने आपको रच रच कर करवाए। इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आर्मी का अगर क्वेश्चन आता है मेरे भाई, इनमें से ही आएगा, लिख कर ले ले, इनमें से ही आएगा। ठीक है भाई,
फिर कल ज्यामिति के बाद क्षेत्रमिति स्टार्ट करेंगे। बढ़िया ढंग से प्रैक्टिस कर, रिवीजन कर, इनका बार बार रिवीजन कर मेरे भाई, इनसे बाहर नहीं जाने दूंगा। ठीक है जी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।